नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी नवाब में। आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीसीएस एसएससी एसएससी जीडी एंड अदर एग्जाम के लिए जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं से लिए गए हैं। कम समय में ज्यादा प्रश्न याद करने की सबसे आसान भाषा में। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। पहला क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता था? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी अथर्ववेद। प्रमुख बिंदु इसके, इनमें प्रार्थना, कविता, भजन और अनुष्ठानों का एक संग्रह है। वेद चार हैं जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं। वैदिक काल में आर्यों का शासन था जिन्होंने 1500 ईसा पूर्व में अपना शासन शुरू किया था। वैदिक काल में सभा और समिति को समिति के नाम से जाना जाता था। सभा में गांव के बुजुर्ग शामिल होते थे और समिति में समुदाय के सदस्य होते थे। अथर्ववेद ने सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा है, इसीलिए हमारा राइट आंसर होगा अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 1028, 1208, 1017, 1020। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 1028। इसके प्रमुख बिंदु जानते हैं। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। यह हिंदू धर्म के चार विहित पवित्र ग्रंथों में से एक है जिसे वेदों के रूप में जाना जाता है। यह ग्रंथ 1028 सूक्त और 10,600 श्लोकों का एक संग्रह है जिसे 10 पुस्तकों के समूह मंडल के रूप में व्यवस्थित किया गया है। यह चार वेदों अर्थात ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में से एक है। सामवेद में कई सूक्त ऋग्वेद से ली गई हैं जो संगीत से संबंधित हैं। इसे धुनों की पुस्तक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वैदिक देवता इंद्र के देवता हैं। वैदिक देवता इंद्र देवता हैं हवा के, आंधी के, बारिश और गरज के। ऑप्शन डी आग के। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बारिश और गरज के। वैदिक देवता इंद्र बारिश और गरज के देवता हैं। इसके बारे में जानते हैं। वैदिक शब्द वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद का अर्थ है ज्ञान। सिंधु संस्कृत के बाद विकसित हुई नई सभ्यता वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता है। आर्य शब्द का अर्थ है एक आदर्श व्यक्ति। आर्यों का इतिहास मुख्य रूप से वेदों से जाना जाता है। आर्यों की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। विद्वान और उनके निवास स्थान, बाल गंगाधर तिलक आर्कटिक क्षेत्र, उत्तरी ध्रुव। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया तिब्बत से। डॉक्टर संपूर्णानंद नंदी ने अल्पस पर्वत के पास बताया। मैक्स मूलर ने मध्य एशिया से बताया। विलियम जोन्स ने यूरोप से बताया। पी गेल्स ने हंगरी से। गंगानाथ झा ने बाहर देश से। डी एस त्रिवेदी ने देविका मुल्तान से बताया। मेहर कीथ ओल्डनबर्ग पामीर प्लेटियस से। अविनाश चंद्र ने सैप्तो संधव से बताया। भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम था। क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम था। ऑप्शन ए वर्धमान, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी महावीर, ऑप्शन डी प्रियदर्शन। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी सिद्धार्थ। भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध प्रमुख बिंदु, उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर त्याग दिया था। यह उनका महापरिनिष्क्रमण था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के घर त्यागने को क्या कहा जाता है, तो उसमें राइट आंसर होता है महापरिनिष्क्रमण काल। 35 साल की उम्र में निरंजना नदी के किनारे उरुवेला बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने 49 दिनों के निरंतर ध्यान के बाद ज्ञान प्राप्ति किया, जहां उन्हें पूरी तरह से शिक्षा प्राप्त बुद्ध या तथागत हुई।
उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। उनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और उनके पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध का जन्म निम्न में से किस वंश में हुआ था? क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म निम्न में से किस वंश में हुआ था? ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी सिंघल, ऑप्शन सी शाक्य, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शाक्य। बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में हुआ था। उनका जन्म शुद्धोधन, जो शाक्य वंश के प्रमुख थे, के पुत्र के रूप में हुआ था। शाक्य वंश की राजधानी कपिलवस्तु नेपाल में स्थित है। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु नेपाल के पास लुम्बिनी में राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर यूपी में एक पेड़ के नीचे हुई थी। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार डैश थे? ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी महावीर, ऑप्शन सी अजितनाथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महावीर। इसके बारे में जानते हैं, इसके प्रमुख बिंदु। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। भगवान ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे और भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए 12 वर्षों तक भटकते रहे। बाद में उन्हें जिन विजेता के रूप में जाना गया और महावीर के अनुयायियों को जैन कहा गया। जैन धर्म में 3 रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक मोक्ष प्राप्त के लिए सम्यक चरित्र है। जैन भिक्षुओं ने अहिंसा का बहुत सख्ती से पालन किया और उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या माना जाता है? क्वेश्चन है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या माना जाता है? ऑप्शन ए कर्मा, ऑप्शन बी अहिंसा, ऑप्शन सी निष्पक्ष, ऑप्शन डी निष्ठा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अहिंसा। इसके प्रमुख बिंदु देखते हैं। अहिंसा जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में से ये सबसे मौलिक है। अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर ने बताया था। जैन धर्म के अन्य सिद्धांत हैं सत्य का पालन, सत्य, अस्तेय, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपरिग्रह, संग्रह ना करना। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए दान पुण्य, ऑप्शन बी दया और त्याग, ऑप्शन सी मुक्ति, ऑप्शन डी अहिंसा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मुक्ति। इसका विश्लेषण, जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य मुक्ति है, क्योंकि उनकी शिक्षाओं ने प्राथमिक जोर दिया है जन्म और मृत्यु की जंजीर से मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति। यह सिखाते हुए कि मोक्ष या मोक्ष इसे सीखने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए प्राप्त है। पुनर्जन्म और शारीरिक अस्तित्व में पूर्ण मुक्ति प्राप्त करने का विभिन्न तरीके हैं। सभी शारीरिक सुखों का पूर्ण त्याग करके स्वतंत्रता की एक आदर्श स्थिति प्राप्त करना। सभी भौतिक बंधनों को काटने के लिए मुक्ति का क्रमिक विकास पूर्णता में है। अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक कर लें। धन्यवाद। निम्नलिखित में से किसने भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? ऑप्शन ए चार्ल्स विल्किंस, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन सी मैक्स मूलर, ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए चार्ल्स विल्किंस। आइए देखते हैं इसके की पॉइंट्स। चार्ल्स विल्किंस ने भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। वह इसका अनुवाद करने वाले पहले व्यक्ति थे। वह एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक सदस्य थे। अलेक्जेंडर कनिंघम ने वर्ष 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की। 1837 में कनिंघम ने सारनाथ में उत्खनन किया। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों की व्याख्या की।
मैक्समूलन ने ऋग्वेद संहिता का अनुवाद किया। अगला प्रश्न, 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? क्वेश्चन है 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? तो आपको सही उत्तर बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, नमक सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, झंडा सत्याग्रह। अगला इसके बारे में जानते हैं। झंडा सत्याग्रह 1923 में जबलपुर और नागपुर में आयोजित किया गया था। मार्च 1923 में बिलासपुर के टाउन हॉल में पहली बार तिरंगा फहराया गया। 17 अगस्त 1923 को सरदार पटेल के नेतृत्व में झंडा संपन्न हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह, स्वतंत्र भाषण के अधिकार की पुष्टि के लिए महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। क्वेश्चन पूछा गया व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसने की? तो सही उत्तर होगा इसमें महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। अगला पॉइंट है, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने वाले पहले सत्याग्रही के रूप में आचार्य विनोबा भावे को चुना था। तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले किसको चुना था सत्याग्रही के रूप में? आचार्य विनोबा भावे को। ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। विनोबा भावे प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। नमक सत्याग्रह, जो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। इसे गुजरात के तटीय शहर दांडी में पहुंचकर समाप्त होना था। 6 अप्रैल 1930 को यह दांडी पहुंचे और नमक कानून का उल्लंघन किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? ऑप्शन ए, ब्रह्म समाज, जो राजा राममोहन राय, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज, दयानंद सरस्वती या उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है। इसके कोई की पॉइंट देखते हैं। ब्रह्म समाज, राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। यह भारत में धार्मिक सुधारों का पहला महत्वपूर्ण संगठन था। सबसे बड़ी उपलब्धि 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो राजा राममोहन राय ने 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया था। देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के दो प्रमुख सदस्य थे। पूछा जाएगा इस ब्रह्म समाज के दो प्रमुख सदस्य कौन थे? तो देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की। इस मिशन ने गरीबों की मदद करने के लिए और महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए काम किया। इसने अस्पृश्यता और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आर्य समाज की शुरुआत स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की। लाहौर आर्य समाज का केंद्र बन गया। वे वेदों को मानते थे और उन्हें अचूक मानते हैं। इसने एक भगवान पर जोर दिया। इसने मूर्ति पूजा का बहिष्कार कर दिया। अगला प्रश्न, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, केरल में साइलेंट वैली स्थित है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल के नीलगिरी पर्वत में पलक्कड़ जिले में स्थित है। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के केंद्र में है और इसमें दक्षिण पश्चिम घाट वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार जंगल शामिल है। कुंती नदी इससे होकर प्रवाहित होती है। साइलेंट वैली उद्यान कई अत्यधिक लुप्तप्राय प्रजातियों जैसे शेर, पूंछ वाले मकाक, बाघ, गौर, तेंदुआ, जंगली सुअर, तेंदुआ, भारतीय सिवेंट और सांभर के लिए जाना जाता है। अब केरल में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, मधकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान, पंब दुम 16 राष्ट्रीय उद्यान और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। अगला प्रश्न, गुप्त युग के दौरान आर्यभट्ट एक महान थे। क्या थे? राजनेता थे, मूर्तिकार थे, गणितज्ञ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो ऑप्शन सी, गुप्त युग के दौरान आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ थे। गुप्त युग के दौरान आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ थे, इसीलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। गुप्त काल गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए अद्वितीय है।
आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय और सूर्य सिद्धांत की रचना की। आर्यभट्टी में उन्होंने प्रथम 9 संख्याओं का स्थानीय मान तथा शून्य के प्रयोग का वर्णन किया था। उन्होंने पाई के मान की गणना की और बीजगणित का आविष्कार किया। सूर्य सिद्धांत में उन्होंने साबित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और अपनी धुरी पर घूमती है। इस तरह उन्होंने सूर्य और चंद्र ग्रहण के कारणों और उनसे घटित होने के समय की गणना के तरीकों की खोज की। उन्होंने कहा कि आकाशीय पिंड जैसे कि चंद्रमा गोलाकार थे और वे प्रकाश को परावर्तित करके दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न, किस फाइबर रेशे को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? ऑप्शन है कपास, जूट, रेयान या ऊन। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, जूट। जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। जूट अपने चमकदार भूरे रंग के कारण गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। जूट गर्म और आर्द्र जलवायु की फसल है। इसके उच्च तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस और 120 से 150 सेंटीमीटर की भारी वर्षा की आवश्यकता होती है। बुआई की अवधि मार्च अप्रैल से मई जून तक, कटाई केवल जुलाई से अक्टूबर तक। उपयोग गनी बैग, रस्सी, तार, चटाई, कालीन, कपड़े, तिरपाल और सजावट और की सामग्री। पश्चिम बंगाल, असम और बिहार में उगाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? क्वेश्चन है भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए बलदेव सिंह, जगजीवन राम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालचारी। तो सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन ए बलदेव सिंह। बलदेव सिंह 1902 से 1961 स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। वह 15/8/1947 से 13/5/1952 तक भारत के रक्षा मंत्री रहे। उनका जन्म 11 जुलाई 1902 को पंजाब के रोपड़ जिले में डुम्बना गांव में एक सिख परिवार में हुआ था। वह एक उद्योगपति और राजनीतिज्ञ भी थे। 1961 में उनकी मृत्यु हुई। ये जो दिया गया है ये 1902 में उनका जन्म हुआ था, 1961 में उनकी मृत्यु हुई थी। और उनका जो रक्षा मंत्री का कार्यकाल था वो 15/8/1947 से 13/5/1952 तक भारत के रक्षा मंत्री रहे थे। अगला प्रश्न, औरंगजेब का पुत्र था? बाबर का पुत्र था, हुमायूं का था, अकबर का था, शाहजहां का था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, औरंगजेब जो है शाहजहां का पुत्र था। औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। औरंगजेब का मूल नाम मुईउद्दीन मोहम्मद था। उसने आलमगीर का शीर्षक अपनाया जिसका अर्थ था दुनिया का विजेता। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आलमगीर का शीर्षक अपनाने वाला कौन सा शासक था? तो औरंगजेब। वह छठा मुगल सम्राट था जिन्होंने 49 वर्षों की अवधि तक लगभग पूरे भारतीय उपमहादेश पर शासन किया। वह एक कुशल सैन्य नेता थे जिसका शासन प्रशंसा का विषय रहा। हालांकि उसे भारतीय इतिहास में सबसे विवादास्पद शासक भी कहा गया है। अगला प्रश्न, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तुलसीदास हैं, विष्णु शर्मा है, कालिदास हैं या सूरदास हैं। तो सही उत्तर इसका क्या होगा ऑप्शन सी, कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसको कॉपी में नोट डाउन कर लें जिससे कि आप क्वेश्चन को देखते हल कर पाए। तुलसीदास, जिन्हें गोस्वामी तुलसीदास के नाम से भी जाना जाता है, एक रामनंदी वैष्णव संत और कवि थे जो अपनी धाक राम की भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उनका जन्म रामपुर राजापुर में हुआ था और उनकी मृत्यु वाराणसी के 80 घाट में हुई थी। उनके शिक्षक नरसिंह दास थे और लेखन की भाषा अवधी थी। उनकी पुस्तकें गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस थी। विष्णु शर्मा जो कश्मीर में जन्म लिए थे और कहा जाता है कि वह एक भारतीय विद्वान और लेखक थे जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने दंत कथाओं का पंचतंत्र संग्रह लिखा था। सूरदास के बारे में जानते हैं। 16वीं सदी के एक अंधे हिंदू भक्ति कवि और गायक थे जो कृष्ण की प्रशंसा में लिखे गए अपने गीतों के लिए जाने जाते थे। लेखन की भाषा ब्रजभाषा है। उनकी साहित्यिक रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी हैं। अगला प्रश्न,
संयुक्त राज्य अमेरिका की का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट और बेसबॉल। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी, बेसबॉल। इसके बारे में जानते हैं। अब देखते हैं देश और राष्ट्रीय खेल। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट। इंग्लैंड का क्रिकेट, पाकिस्तान का हॉकी, बांग्लादेश का कबड्डी, भूटान का तीरंदाजी, भारत का हॉकी, चीन का टेबल टेनिस, ब्राजील का फुटबॉल। इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए जिससे कि आपको याद रहे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अशोक की पुत्री थी? ऑप्शन दिए गए हैं संघमित्रा, पार्वती, शांभवी। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संघमित्रा। अगला प्रश्न, इसके बारे में जानते हैं। वह सम्राट अशोक और उनकी पहली पत्नी देवी की सबसे बड़ी बेटी थी। जो संघमित्रा थी वह सम्राट अशोक और उसकी उनकी पहली पत्नी देवी की सबसे बड़ी बेटी थी। अपने भाई महेंद्र के साथ अपने बौद्ध भिक्षुओं के एक क्रम में प्रवेश किया। वह अपने पिता राजा अशोक के अनुरोध पर बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए श्रीलंका गई थी। अशोक अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अशोक की माता का नाम सुभद्रागिरि था। वह अपने पिता के शासनकाल के दौरान तक्षशिला और उज्जैन के गवर्नर थे। अशोक ने अपने शासनकाल के 9वें और वर्ष में 261 ईसा पूर्व कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। कलिंग युद्ध एक भयानक घटना थी क्योंकि इसका उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया था। अशोक ने शांति और अधिकार बनाए रखने के लिए एक बड़ी और शक्तिशाली सेना बनाए रखा। अशोक महान राजा थे। बौद्ध भिक्षु उपगुप्त जिन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म में अपनी दीक्षा दी। अशोक को देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा मंदिर ब्लैक पैगोडा नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक, बांके बिहारी मंदिर वृंदावन, रामानंद स्वामी मंदिर रामेश्वर, सूर्य मंदिर कोणार्क। तो सही उत्तर आपको पता होगा ऑप्शन डी, सूर्य मंदिर कोणार्क। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा को उसके काले रंग के कारण ब्लैक पगोड़ा के रूप में जाना जाता है। मंदिर को 1250 ईस्वी पूर्व गंगा राजवंश के राजा नरसिम्हादेव प्रथम द्वारा बनाया गया था। त्रयंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र भगवान शिव को समर्पित है और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। त्र्यंबक के पास पवित्र गोदावरी नदियों की उत्पत्ति है। रामाथ स्वामी मंदिर रामेश्वर तमिलनाडु 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन भगवान कृष्ण को समर्पित है। निम्नलिखित में से किसने हर्षचरित्रम लिखा था? ऑप्शन दिया गया है बाणभट्ट, तुलसीदास, प्रेमचंद, सूरदास। तो सही उत्तर इसका क्या होगा ऑप्शन डी, ए, बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्षचरित्रम लिखा था। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के एक कवि थे। पूछा जाता है कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के शासनकाल के कवि थे। उनके दो प्रमुख कार्य हर्षचरित्र और कादम्बरी हैं। निम्न में से कौन सा राजा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राज्यसभा को अधिकतम सदस्य भेजता है? ऑप्शन देंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सबसे अधिक सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 403 सदस्य निर्वाचित होते हैं और एक नामांकित एंग्लो इंडियन सदस्य 5 साल की अवधि के लिए होता है। राज्य भारतीय संसद के अवर सदन लोकसभा में 80 सीटें और भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा में 31 सीटों का योगदान देगा। महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीट 19 सीटें हैं। तमिलनाडु में राज्यसभा की सीटें 18 सीटें हैं। कर्नाटक में राज्यसभा की 12 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। कई बार पेपर में पूछा गया है उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। एक बार जूनियर असिस्टेंट में भी पूछा जा चुका है। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। इसका गठन 1 अप्रैल 1937 को संयुक्त प्रांत के रूप में हुआ था। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है 19,981,23,41 है। उत्तर प्रदेश को 31 राज्यसभा सीटें आवंटित की गई हैं। राज्यसभा के अधिकतम सदस्य 245 है।
अगला प्रश्न, मीर जाफर का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन दिए गए हैं, अशरफ अली, नजाबत अली खान, मुबारक अली खान, मीर कासिम। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मीर कासिम। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को बंगाल का पहला आसिफ नवाब बनाया। मीर जाफर सिराजुद्दौला का उत्तराधिकारी था, जिसे उसके कमांडर के रूप में सेवा दी और प्लासी के युद्ध में उसे धोखा दिया। मीर कासिम 1760 से 1763 तक बंगाल का नवाब बना। 8 मई 1777 को उनका निधन हो गया। उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नवाब के बनाया गया था समर्थन से नवाब बनाया गया था। अपने ससुर मीर जाफर की जगह ली, जो अंग्रेजों के लिए प्लासी की लड़ाई जीतने में उनकी भूमिका के बाद खुद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा समर्पित थे। हालांकि मीर जाफर अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ विवादों में रहे और इसके बजाय डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ गठबंधन बनाने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने अंततः चिनसुरा में डचों को हराया और मीर जाफर को उखाड़ फेंका और उसके स्थान पर मीर कासिम को बैठाया। बाद में कासिम अंग्रेजों से भिड़ गया और बक्सर में उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। अगला प्रश्न, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान था? ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट, ऑप्शन बी संजय गांधी, ऑप्शन सी गिर, ऑप्शन डी कान्हा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था, जिसे 1936 में स्थापित किया गया था। इसे बंगाल बाघों की सुरक्षा के लिए हैली नेशनल पार्क के रूप में जाना गया था। जिम कॉर्बेट पार्क नैनीताल जिले और उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में पहाड़ियों का 520.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, नदी क्षेत्र, दलदली भूमि, घास के मैदान और एक बड़ी झील स्थित है। तो राष्ट्रीय उद्यान और उनके स्थान, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, संजय गांधी महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस राज्य में हम्पी डांस फेस्टिवल मनाया जाता है? सभी को पता होगा। राइट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन दिए गए तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक या केरल। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कर्नाटक। हम्पी डांस फेस्टिवल कर्नाटक में मनाया जाता है। यह एक सांस्कृतिक उत्सव है जिसे विजयनगर के शासनकाल के बाद से अक्टूबर नवंबर के महीने में मनाया गया जाता है। हम्पी, जिसे हम्पी में स्मारकों के समूह के रूप में भी जाना जाता है, एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है जो तुंगभद्रा नदी के तट पर पूर्व मध्य कर्नाटक में स्थित है। यह 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यह हिंदू धर्म का एक तीर्थ स्थल है। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? कई बार पेपर में पूछा गया है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ऑप्शन दिए गए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी MK गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। गोपाल कृष्ण गोखले सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज शब्द सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने गढ़ा था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख संगठन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने एनी बेसेंट के साथ होम रूल मूवमेंट 1916-18 के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किए गए केसरी और मराठा दो समाचार पत्र थे। ज्योतिबा फूले ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन ए गुलामगिरी, भारत की खोज, विंग्स ऑफ फायर, सत्य के प्रयोग। ये तो आपको सभी को पता होगा। गुलामगिरी जो है ज्योतिबा फूले की पुस्तक थी। ज्योतिराव गोविंदराव फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। फूले एक व्यापारी, लेखक और नगर पालिका परिषद के सदस्य थे। फूले थॉमस पेन की किताब द राइट्स ऑफ मैन से प्रेरित थे। उनका मानना था कि सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का एकमात्र उपाय महिलाओं और निम्न जाति के सदस्यों का ज्ञानवर्धन था। उन्होंने लड़कियों को उनकी शिक्षा का समर्थन करने के लिए स्कूल खोला और अपनी पत्नी को शिक्षित किया।
उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में गुलामगिरी और सेटारा आसुद कल्टीवेटर विप कॉर्ड शामिल हैं। उन्होंने गुलामगिरी लिखा, जात व्यवस्था के पहले आलोचकों में से एक। यह एक अंग्रेजी प्रस्तावना के साथ मराठी में लिखा गया था। पाठ का अंग्रेजी में अनुवाद गुलामी के रूप में किया गया है। 1873 में ज्योतिराव फूले ने समाज की समानता को बढ़ावा देने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की। क्वेश्चन पूछा था, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने। हिमनद में पाए जाते हैं। हिमनद जो है कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़, मैदान, पठार या जंगल। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, पहाड़। हिमनद जो है, हिमनद को बर्फ में विशाल टुकड़ों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिनकी भूमि पर बहुत धीमी गति से गति होती है। हिमनद शब्द फ्रांसीसी शब्द ग्लेस से लिया गया है, जिसका अर्थ है बर्फ। इन्हें बर्फ की नदियां भी कहा जाता है। हिमनद पहाड़ों में पाए जाते हैं। व्यापक ग्लेशियर अंटार्कटिका, अर्जेंटीना, चिली, कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड और आइसलैंड में पाए जाते हैं। अतः विकल्प ए सही है। पर्वतीय हिमनद व्यापक है, विशेष रूप से एंडीज, हिमालय, रॉकी पर्वत, काकेशस, स्काई डेनेवाई पर्वत और अल्प्स में है। हिमनद का निर्माण तब शुरू होता है जब हर साल अधिक बर्फ जमा हो जाती है और फिर पिघल जाती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसटी नवाब में। आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट के जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है उसके बारे में। ये क्वेश्चन जो है यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंधु सभ्यता का शहर लोथल है? ऑप्शन दिए गए हैं कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या गुजरात। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? ऑप्शन है कालीबंगा, रोपड़, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कपूरथला। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कपूरथला। लोथल जो है हमारा भोगवा नदी के किनारे बसा है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि कौन सा जो है स्थल किस नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किसके द्वारा खोजा गया था? क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किसके द्वारा खोजा गया था? ऑप्शन दिए गए हैं आर डी बनर्जी, ऑप्शन बी दयाराम रासायनी, ऑप्शन सी जॉर्ज जूल, ऑप्शन डी ए वी अलेक्जेंडर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर डी बनर्जी। वीडियो को लास्ट तक और पूरा देखें, जिससे कि आप यूपी ट्रिपल एससी पेट में स्कोर अच्छा कर सके। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के द्वारा जो कट ऑफ जाती है बहुत हाई जाती है, तो मेहनत ज्यादा करने की आवश्यकता है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल सबसे बड़ा माना जाता है? तो बताना है सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन माना जाता है। ऑप्शन है लोथल, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी बनावली, ऑप्शन डी धोलावीरा। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी राखीगढ़ी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सबसे बड़ा माना जाता है? तो ऑप्शन है ऑप्शन बी राखीगढ़ी। जैसे हमने आपको लोथल बताया था, लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। अगला, निम्नलिखित में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता साइट भारत में स्थित नहीं है? बताना है निम्नलिखित में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता जो है भारत में स्थित नहीं है। तो राइट आंसर बताना है इसमें। ऑप्शन है आलमगीरपुर, ऑप्शन बी जो है उमरी, ऑप्शन सी धोलीवेरा, ऑप्शन डी लोथल। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी अमरी। तो जैसे आलमगीरपुर है किस नदी के किनारे है? तो आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। आलमगीरपुर कहाँ है? तो मेरठ मेरठ में है, उत्तर प्रदेश में। जैसे कि आप लोथल को बताए थे, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला, अब देखते हैं वैदिक काल। वैदिक काल के 5 क्वेश्चंस। क्वेश्चन दिया गया है 4 ज्ञात वर्णों में कौन सा वर्ण सबसे पहले स्थान पर था? ऑप्शन है ब्राह्मण, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी वैश्य, ऑप्शन डी शूद्र। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वेद में सभा और समिति
को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता था? ऑप्शन दिए गए हैं ऋग्वेद, ऑप्शन बी अर्थवेद अथर्ववेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए 1028, ऑप्शन बी 1208, ऑप्शन सी 1017, ऑप्शन डी 1020। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 1028 जो है ऋग्वेद में कुल सूक्ति हैं। अगला क्वेश्चन, वैदिक देवता इंद्र के देवता हैं। वैदिक देवता इंद्र के देवता हैं। तो ऑप्शन दिया गया है हवा, ऑप्शन बी आंधी, ऑप्शन सी बारिश और गरज, ऑप्शन डी आग। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी बारिश और गरज के देवता हैं। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन कीजिए। ऑप्शन है ब्रह्मा, प्रजापति और गरुड़, ऑप्शन बी है शेषनाग, चंद्र, यम, ऑप्शन सी वरुण, विष्णु और शिव, ऑप्शन डी अग्नि, इंद्र और सोम। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन डी अग्नि, इंद्र और सोम। अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में 5 क्वेश्चन। भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम था? ऑप्शन दिए गए वर्धमान, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी महावीर, ऑप्शन डी प्रिय दर्शन। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी सिद्धार्थ। भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म निम्न में से किस वंश में हुआ था? क्वेश्चन है बुद्ध का जन्म निम्न में से किस वंश में हुआ था? तो राइट आंसर बताना है इसमें। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं कौशल, ऑप्शन बी जो है सिंघल, ऑप्शन सी शाक्य, ऑप्शन डी दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर बताना है। राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी शाक्य। शाक्य वंश में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बताना है निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन दिए गए हैं वैशाली, ऑप्शन बी बोधगया, ऑप्शन सी राजगीर, ऑप्शन डी सारनाथ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बोधगया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में नहीं है? बताना है निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में से नहीं है? तो राइट आंसर बताना है इसमें। ऑप्शन दिए गए संसार दुखों का घर है, ऑप्शन बी है दुख का कारण इच्छा है, ऑप्शन सी यदि इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो दुखों से बचा जा सकता है, ऑप्शन डी या अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके किया जा सकता है। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी यदि इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो दुखों से बचा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन दिए गए हैं बोधगया, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी वैशाली। तो राइट आंसर होगा इसमें पहला उपदेश पूछा है तो सारनाथ, जिसे हम लोग कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म से 5 क्वेश्चन लिए गए हैं। तो क्वेश्चन है जैन धर्म में अंतिम तीर्थकार डैश थे? ऑप्शन है ए पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी महावीर, ऑप्शन सी अजितनाथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महावीर। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या माना जाता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए कर्मा, ऑप्शन बी अहिंसा, ऑप्शन सी निष्पक्ष, ऑप्शन डी निष्ठा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अहिंसा। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत जो है अहिंसा माना जाता है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है? ऑप्शन है दान पुण्य, ऑप्शन बी दया और त्याग, ऑप्शन सी मुक्ति, ऑप्शन डी अहिंसा। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी मुक्ति। अगला क्वेश्चन, जैन तीर्थ का पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित हैं? बताना है निम्नलिखित जैन तीर्थ का पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित हैं?
तो ऑप्शन दिए गए हैं वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए, वाराणसी से। अगला। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी नवाब में। आज हम लोग बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं से लिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है? ऑप्शन है दृढ़ोतक, मृदूतक, जाइलम, श्लेषोतक। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी, जाइलम। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस पौधे के शरीर को जड़ों, तने और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए रिक्सिया, ऑप्शन बी कैरा, ऑप्शन सी मर्सिले, ऑप्शन डी स्पाइरोगाइरा। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्पाइरोगाइरा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? ऑप्शन है थायोकिसिन, टेस्टोस्टेरोन, पशु हार्मोन, इंसुलिन। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी, टेस्टोस्टेरोन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जानवर मुकुलन बडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है? तो राइट ऑप्शन बताना है हाइड्रा, प्लाज्मोडियम, प्लानारिया या खमीर। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए, हाइड्रा। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरुवेट का टूटना डैश में होता है? ऑप्शन है लाइसोसोम, केंद्रक, रिक्तिका या सूत्र कणिका। तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सूत्र कणिका में। अगला क्वेश्चन, 120 वाट का एक विद्युत लैंप प्रतिदिन 8 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। एक दिन में लैंप द्वारा खर्च की गई ऊर्जा की इकाई की गणना करें। ऑप्शन है 16 इकाई, 1.5 इकाई, 0.96 इकाई या 2 इकाई। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी, 0.96 इकाई। अगला क्वेश्चन, दो प्रतिरोधक, एक 10 और दूसरा 20 वोल्ट, एक 6 वोल्ट बैटरी की श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। परिपथ में विद्युत प्रवाह होगा। ऑप्शन ए 0.3, ऑप्शन टू, ऑप्शन बी है 0.2 ए, ऑप्शन सी 0.9 ए, ऑप्शन डी 0.6 ए। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी, 0.2 ए। अगला क्वेश्चन, यदि दो असमान द्रव्यमानों में समान गतिज ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान में डैश होता है? ऑप्शन दिए गए हैं समान संवेग, ऑप्शन बी कम संवेग, ऑप्शन सी अधिक संवेग, ऑप्शन डी कह नहीं सकते। तो राइट आंसर होगा इसमें, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अधिक संवेग। अगला क्वेश्चन, वह बिंदु जहां किसी वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए घर्षण का केंद्र, ऑप्शन बी क्षेत्र का केंद्र, ऑप्शन सी गुरुत्व का केंद्र, ऑप्शन डी दाब का केंद्र। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी, गुरुत्व का केंद्र। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना गुना है? ऑप्शन दिए गए हैं 1/5 गुना, 1/6 गुना, एक बट 1/6 गुना, 5 गुना या 6 गुना। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी, 1/6 गुना। अगला क्वेश्चन, जल से लेकर कांच तक प्रकाश की एक किरण गुजरती है, यह मुड़ती है, सामान्य से दूर और गति पकड़ती है। ऑप्शन बी सामान्य से दूर और धीमी हो जाती है, ऑप्शन सी सामान्य की ओर धीमी हो जाती है, ऑप्शन डी सामान्य की ओर और गति पकड़ती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामान्य की ओर धीमी हो जाती है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, 40 किलोग्राम की एक लकड़ी दौड़ दौड़कर एक विमान की सीढ़ियां 4 सेकंड में
5 मीटर चढ़ती हैं उसके द्वारा विकसित शक्ति होगी जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। तो ऑप्शन है 100 वाट, ऑप्शन ए 100 वाट, ऑप्शन बी 200 वाट, ऑप्शन सी 500 वाट, ऑप्शन डी 2000 वाट। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 500 वाट। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में कुंडल की गति की दिशा डैश होने पर प्रेरित धारा उच्चतम होती है। ऑप्शन दिए गए हैं 0 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री या 90 डिग्री। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन, श्रव्य सीमा से नीचे की आवृत्तियां वाली ध्वनि तरंगों को डैश कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए प्राश्रव्य, ऑप्शन बी अपश्रव्य, ऑप्शन सी पराध्वनिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अपश्रव्य। अगला क्वेश्चन, एक गेंद को 80 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तो चौथे सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी होगी डैश। ऑप्शन दिए गए हैं 50 मीटर, 15 मीटर या 80 मीटर या 35 मीटर। तो राइट आंसर होगा इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 35 मीटर। अगला क्वेश्चन, सॉल्यूशन का पीएच मान दिया गया है, कौन सा सॉल्यूशन उच्चतम सांद्रता युक्त हाइड्रोजन आयन है? ऑप्शन ए 10.1, ऑप्शन बी 4.7, ऑप्शन सी 2.4, ऑप्शन डी 8.0। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी 2.4। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन को स्थापित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 16वें, ऑप्शन बी 18वें, ऑप्शन सी पहले, ऑप्शन डी 17वें। तो राइट आंसर इसमें होगा ऑप्शन डी 17वें। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस यौगिक में क्रिस्टलीकरण जल नहीं है? ऑप्शन ए जिप्सम, ऑप्शन बी धावन सोडा, ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट, ऑप्शन डी बेकिंग सोडा। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा ऑप्शन डी बेकिंग सोडा। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब आमतौर पर डैश जैसी रासायनिक निष्क्रिय गैसों से भरे होते हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी क्लोरीन। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी नाइट्रोजन। विद्युत बल्ब आमतौर पर नाइट्रोजन जैसी रासायनिक निष्क्रिय गैसों से भरे होते हैं। अगला क्वेश्चन, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को किसने वर्गीकृत किया? परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को किसने वर्गीकृत किया? ऑप्शन ए न्यूलैंड्स, ऑप्शन बी मेंडलीव, ऑप्शन सी डावेराइनर, ऑप्शन डी मोसली। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी मोसली। अगला क्वेश्चन, एक रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे डैश कहा जाता है। ऑप्शन है ऊष्मा शोषी प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी ऊष्मा छेपी प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी ज्वलन प्रतिक्रिया, ऑप्शन डी विस्थापन प्रतिक्रिया। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी ऊष्मा छेपी प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है। क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है। ऑप्शन दिए गए हैं CaOH2, Ca2OH, Ca ब्रैकेट OH2, CaOH। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा CaOH2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आघात वर्धनी और तन्य है? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी तांबा। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा ऑप्शन डी तांबा। अगला क्वेश्चन, 5 से 8% प्रतिशत एसिटिक एसिड को कहा जाता है। ऑप्शन ए है ग्लासियल एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी सिरिका, ऑप्शन सी एस्टर, ऑप्शन डी इथेनॉल। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा
आंसर होगा ऑप्शन बी सिरका। अगला क्वेश्चन,